आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हम ब्रीद इन करते हैं और जो ब्रीद आउट करते हैं वो होता कैसे है। अब देखो, सबसे पहली बात पर आते हैं। सब कुछ शुरू कहाँ से होता है? हमारी नाक से, नोज से। अब नोज के बाद में दो छोटे छोटे होल होते हैं हमारी नोज के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ठीक है। अब इन नॉस्ट्रिल्स के अंदर आपने देखा होगा क्या होगा, कुछ चिपचिपा सा मटेरियल होता है और कुछ हेयर्स होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? अब उनका भी कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है। अब हम जब नॉस्ट्रिल्स के अंदर वो जो दो होल्स हो गए उनकी बात कर ली, उसके बाद में क्या आता है? नेजल पासेज आता है, यानी जिसके थ्रू आपकी ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी? अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास में क्या आई? नोज। उसके बाद में दो होल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। और इस नॉस्ट्रिल्स के बाद के अंदर क्या होता है? पहले हम उनकी बात करेंगे। हेयर होते हैं हमारे और म्यूकस होता है। यहाँ तक की बात क्लियर होगी? हेयर होता है और म्यूकस होता है। उसके बाद में क्या होता है? अब नॉस्ट्रिल्स के बाद में क्या आता है? हमारा नेजल पासेज हमारा आता है। अब फर्स्ट स्टेप हमने ये पढ़ा, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। तो जो हेयर एंड म्यूकस है आपकी नोज के अंदर वो क्यों है? देखो, हमारी बॉडी में भी ना हेयर्स, ना जो नाक के अंदर हमारे हेयर्स होते हैं, यानी नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं। मतलब कि मान लिया कि बाहर ना बहुत ज्यादा गर्म हवा है, तो ये क्या करेंगे? उस हवा को कुछ थोड़ा सा हल्का आपका क्या कर देंगे? उसके टेम्परेचर को कम कर देंगे। दूसरा, अब मान लिया आप कहीं पे धूल मिट्टी वाले एरिया के अंदर है, तो क्या होगा? वहां पे डस्ट पार्टिकल भी उस एयर के साथ में आएंगे, तो वो डस्ट पार्टिकल उस चिपचिपे से मटेरियल के साथ में चिपक कर क्या कर लेंगे? वहीं पर ही रुक जाएंगे। यानी म्यूकस क्या करेगा? डस्ट पार्टिकल को या फिर बैक्टीरिया या कुछ वायरस वगैरह है आपके एटमॉस्फेयर में, उसको कुछ हद तक वहीं तक ही रोक लेगा आपके पास में। ठीक है। यानी ये क्या हो गया? आपका एक फिजिकल बैरियर हो गया। उसके बाद क्या आता है? एक पासेज आता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगी। वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका नेजल पासेज। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अब हमारे पास में क्या होता है? नेजल पासेज के बाद में हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे वो हमारी होगी ये विंड पाइप। ठीक है। और इस विंड पाइप का ही दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास में? ट्रैकिया। ठीक है। अभी ट्रैकिया क्या करता है? देखो, इस तरीके से होगी, एक पाइप होगी हमारे पास में, ये आगे जाके दो पार्ट के अंदर टूट जाती है, फिर ये आगे और फर्दर ब्रांचेस के अंदर हमारे पास में टूट जाती है। अब इनके ना अलग अलग नाम रख दिए गए। सबसे पहली जो मेन ट्यूब है हमारे पास में या मेन पाइप है, इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। और इस विंड पाइप के ऊपर क्या होते हैं? कुछ इस टाइप के रिंग्स लगे हुए होते हैं। अब ये रिंग्स होते क्यों है भाई? और इन रिंग्स को हम क्या बोलते हैं? कार्टिलिजेनियस रिंग बोलते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं? हमारे पास में कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। अब देखो, सीधी सी बात है। ठीक है। मान लिया आपने एक वो देखा होगा कि वो एक मिकी माउस सा होता है बड़ा सा, और छोटे से बच्चे ना, छोटे बच्चे जो होते हैं उसके ऊपर कूदते रहते हैं, शादी वगैरह में लगाते हैं। तो क्या होता है? जब हम उसमें हवा भर देते हैं वो तो फूल जाता है, हवा निकलते वो बिल्कुल पिचक जाता है आपका। अब मान लिया जब तक हमने क्या लिया? हमने ब्रीथ इन कर लिया, तब तक तो इस पाइप के अंदर हवा होगी। फिर वरना जैसे ही हम रुके तो ये चीज क्या हो जानी चाहिए? ऐसे कोलैप्स हो जानी चाहिए। अब इस कोलैप्सिंग को रोकने के लिए क्या होता है? इसके ऊपर ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे विंड पाइप की कोलैप्सिंग को क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक। अब विंड पाइप आगे जाकर दो ब्रांचेस के अंदर टूट जाती है, और उन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखो, उन ब्रांचेस को हम आगे क्या बोलेंगे? ठीक है। हाँ, उन ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे हम? ब्रोंकाई। यहां तक क्लियर हो गया? मैं ये वाला ना ब्रोंकाई वाला ऊपर लिख रही हूं उसको रख करके। ठीक है। विंड पाइप, आपकी विंड पाइप थी। विंड पाइप दो पार्ट के अंदर आपकी टूटी, और वो दो पार्ट्स के अंदर जो टूटी वो क्या कहलाई? आपकी ब्रोंकाई कहलाई। ब्रोंकाई।
हाँ, वो क्या कहलाई आपकी ब्रोंकाई। अब जो ये ब्रोंकाई होती है ना, ये फर्दर ब्रांच होकर क्या बनाती है आपका ब्रोंकस बनाती है। ठीक है, और जब ब्रोंकस और फाइन ब्रांचेस के अंदर यानी और पतली पतली ब्रांचेस के अंदर टूट जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स बिल्कुल लास्ट में अब क्या आ जाएगा इनके एंड पर एल्वेलाई आ जाएगी। मतलब कि देखो अब मान लिया पेड़ की टहनी देखो, जो मोटा पहला वाला तना होता है वो मोटा होता है, फिर वो पतली 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 टहनियों में टूटता चला जाता है और लास्ट में बिल्कुल आपके पास में क्या होता है, जैसे पत्ते होते हैं ना, ठीक वैसे ही हमारे लंग्स के अंदर मान लिया ये आपके ऐसे ब्रांच हुए, ये फिर फर्दर आपकी ब्रांच हो गई, ये फिर फर्दर और पतली पतली ब्रांचेस के अंदर टूट गए, फिर ये और टूट गए आपके। ठीक है, और इनके लास्ट में क्या होता है इस टाइप की एल्वेलाई होती है। और जो एल्वेलाई होती है ना ये बिल्कुल सिंगल सेल लेयर होती है आपकी। सिंगल सेल लेयर क्यों होती है, अब देखो जो आपकी हम एल्वेलाई के मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है, विंड पाइप हो गया आपका सबसे पहले यहाँ पर, आई थिंक 4th नंबर था। उसके बाद में ब्रोंकाई आती है, फिर ब्रोंकस आता है, फिर ब्रोंकियोल आता है, देन आ जाती है आपकी एल्वेलाई। ठीक है, अब देखते हैं इस एल्वेलाई का क्या फंडा है। ठीक है, क्या है आपके पास में एल्वेलाई। अब एल्वेलाई क्या है आपकी सिंगल सेल है, मतलब कि बिल्कुल एक सिंगल सेल की लेयर से बनी हुई है। अब देखो इस एल्वेलाई के बिल्कुल पास से पतली पतली कैपिलरीज गुजर रही होती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, बिल्कुल पतली होती हैं और इनके अंदर क्या कर रहा होता है हमारा ब्लड फ्लो कर रहा होता है। यहाँ तक की बात सबको पता है। ठीक है, बिल्कुल एल्वेलाई के कांटेक्ट में क्या होती है आपकी कैपिलरीज होती है और इनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, अब जो मेन फंडा आप समझो। ठीक, मेन फंडा क्या है आपका, देखो सपोज ये हमारी एल्वेलाई होगी। ठीक, अब इसके मान लिया यहां से गुजर रही है ये कैपिलरी। ठीक, अब देखो मान लिया इस एल्वेलाई के अंदर क्या आया आपका ऊपर से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, मतलब कि इस एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है, मतलब जो हमने ब्रीथ इन करेंगे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना। तो अब देखो इस एल्वेलाई के अंदर क्या थी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अब इस कैपिलरी के अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा होगा और जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इस कैपिलरी के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। क्योंकि देखो अब जब हम ऑक्सीजन कब लेते हैं अपने अंदर, मतलब जब ऑक्सीजन ब्रीदिंग कब करते हैं जब बॉडी के अंदर CO2 की अमाउंट ज्यादा हो रही है, ऐसी तो साइकिल चलती है ना। जैसे फर्स्ट स्टेप हुआ, अब एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो क्या होगा जो ये ऑक्सीजन है ये एल्वेलाई से डिफ्यूज होकर आपकी किसके अंदर आ जाएगी कैपिलरी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और ये कैपिलरी के अंदर आ जाएगी और यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन तो आ जाएगी कैपिलरी के अंदर और CO2 की कंसंट्रेशन कैपिलरी के अंदर ज्यादा होने की वजह से वो चली जाएगी बाहर, यानी कि एल्वेलाई के अंदर। ठीक है, अब CO2 वाले फर्स्ट स्टेप के अंदर आपकी बाहर चली गई, तो अब इस कैपिलरी के अंदर कैसा ब्लड हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब इसके अंदर कैसा ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया आपका। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ। ये कब होगा आपका जब हम क्या कर रहे होंगे ब्रीथ इन कर रहे होंगे, यानी कि हम सांस अंदर की साइड ले रहे होंगे, यानी कि हम सांस ले रहे होंगे। ठीक है, यानी कि हम इनहेल कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसका उल्टा होगा जब हम एक्सहेल करेंगे, एक बार हम सांस लेते हैं फिर हम छोड़ते हैं, तो अब एक्सहेल के केस के अंदर क्या होगा आपका, अब मान लिया कि ये आपकी फिर से एल्वेलाई होगी। वैसे तो दोनों स्टेप आपके एक साथ ही हो चुके हैं कि क्या होगा फर्स्ट स्टेप से ही समझो। पहले क्या हुआ O2 की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा थी तो O2 तो चली गई इस ब्लड कैपिलरी के अंदर और साथ में ही क्या हुआ CO2 आपकी चली गई एल्वेलाई के अंदर। तो अब क्या होगा जो एल्वेलाई के थ्रू वापस जाकर और आपकी नोस्ट्रिल से CO2 क्या हो जाएगी बाहर हो जाएगी, यानी कि इनहेलिंग और एक्सहेलिंग मतलब ब्रीथ इन में तो क्या हुआ ऑक्सीजन आपकी कैपिलरी के अंदर चली गई, जब हमने ब्रीथ आउट करा तो ये CO2 एल्वेलाई के थ्रू बॉडी से बाहर चली गई। आई थिंक ये दोनों स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है,
अब ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ऐसा होता क्यों है, मतलब क्या अंदर प्रेशर हाई होता है, कब लो होता है, मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब एक तो कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, एक आता है प्रेशर का भी। मतलब समझो धीरे से, देखो अब ये मान लिया आपके लंग्स है, ठीक है, और लंग्स के चारों तरफ क्या है आपकी रिब्स की कुछ मसल्स है, यानी यहाँ पर क्या आपकी मसल्स है, ठीक है। रिब केज क्या होता है, आपने कोई पतला दुबला सा इंसान देखा हो, उसका रिब केज ना बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है। देखो कैसा होता है, ये हमारा रिब केज हो गया, इसके अंदर ऐसे ऐसे क्या होती है आपके पास में से हड्डियां होती हैं, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो क्लियरली विजिबल होता है उन लोगों के अंदर। तो क्या होता है कि अब मान लिया, देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर देखो, जो एयर है ना आपकी लंग्स के अंदर आई, ठीक है एयर आपकी लंग्स के अंदर आ गई। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या करना है, अब कोई चीज अंदर कब आएगी आपकी, मतलब किसी भी मतलब गुब्बारे के अंदर जब आप हवा भरोगे तो कब भरी जाएगी, जब अंदर क्या होगा आपका अंदर हाई प्रेशर से उस चीज को डालोगे। तो अब हाई प्रेशर यहाँ लंग्स के अंदर क्रिएट कैसे होगा, यहाँ अंदर का तो समझ में आ गया कि भाई कंसंट्रेशन के बेस पे ऑक्सीजन अंदर गई, CO2 बाहर गई, लेकिन हम जब नोज से ले रहे हैं एयर, वो कैसे क्या हो रहा है, तो क्या होता है कि मान लिया, अब जैसे आप ना इस तरीके से मान के चलो, ये आपके लंग्स थे, ठीक है, और नीचे ना कोई जगह मतलब ऐसे बिल्कुल फ्लैट था। अब मान लिया इस चीज को ऐसे, कोई चीज फ्लैट थी, अब मैं इसको ऐसे मोड़ दूं तो ऊपर की जगह क्या होगी, कम होगी एक तरीके से। यानी यहाँ पे देखो, अगर ये चीज बिल्कुल ऐसे सीधी होती यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करा, अब मुझे क्या करना है अंदर, मुझे अंदर एयर लेनी है, यानी ज्यादा चीज मुझे अंदर लानी है, तो मैं क्या करूंगी, देखो दूसरे वाले डायग्राम में ऊपर की साइड उठा हुआ है, यानी यहाँ पर जगह कम होगी, और इस वाले केस में देखो ये नीचे की साइड है, यानी जगह क्या होगी हमारी ज्यादा होगी। तो अब यहाँ पे जगह ज्यादा है तो एयर आपकी अंदर आएगी, कब आएगी, अब देखो जगह ज्यादा करनी है मुझे, ठीक है, तो क्या हुआ, एक तो मैंने डायफ्राम को फ्लैट हो गया हमारा जो डायफ्राम था ये वाला, और दूसरा क्या है कि जो हमारी रिब्स है ना, ऐसे हम सांस लेते हैं, मतलब जोर से सांस लो तो हमारी रिब्स बिल्कुल बाहर आ जाती है ना एक तरीके से, तो अंदर का एरिया बढ़ गया। तो अब अंदर का एरिया बढ़ गया तो एयर क्या होगी आपकी फ्लो इन होगी, यानी अंदर क्या था लो प्रेशर था, तभी तो एयर अंदर आ गई ना आपकी। अब प्रेशर कम क्या होगा, ज्यादा एरिया के अंदर प्रेशर कम होगा, और उसी चीज को हम थोड़े एरिया के अंदर ले आए तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। अब देखो यहाँ तो एयर अंदर आ गई, अब मुझे एयर को बाहर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अंदर हाई प्रेशर, क्योंकि एयर कहाँ से मूव करती है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या था, जब डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो गया, रिब के जैसे ऊपर की साइड आ गई, तो अंदर जगह क्या होगी ज्यादा खाली, तो यानी यहाँ क्या था आपका फर्स्ट केस के अंदर लो प्रेशर था आपका, जिसकी वजह से एयर क्या आई आपकी अंदर आई, लो प्रेशर, ठीक है। अब मान लिया जो डायफ्राम है ऐसे ऊपर की साइड उठ गया, जगह कम होगी, जो रिब्स थी आपकी वो अंदर की साइड मतलब नीचे की साइड आ गई वापस, तो जगह कम होगी, यानी प्रेशर क्या हो गया अंदर हाई हो गया, और हाई अंदर प्रेशर है तो एयर कहाँ जाएगी बाहर, क्योंकि बाहर क्या है आपका लो प्रेशर है। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अच्छे से डायग्राम को देख लो, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, मतलब कि अगली वीडियो के अंदर देखेंगे।